हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अभी तक आईएमआरई सब्जेक्ट में हमने आपको 2.3, 2.4 और चैप्टर 3 का 3.5 ये नहीं पढ़ाया था। तो आज के इस लास्ट मिनट रिवीजन का जो क्लास है, इसमें हम जितने भी चैप्टर है उसका लास्ट में एक बार रिवीजन करा देंगे। और पहले हम 2.3, 2.4 और 3.5 इन टॉपिक को कवर करते हैं। इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताएंगे और सभी टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। बस आप लोग मैराथन इस क्लास से आप लोग जुड़े रहिए और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ सकें। और अभी तक अगर आपने आईएमआरए में कुछ नहीं पढ़ा है तो लास्ट में आपको एक ट्रिप बताएंगे, उसके तहत अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। कि आईएमआरई सब्जेक्ट में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप लिखेंगे कैसे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये 3 ही चैप्टर है इसमें। तो सभी को हमने बता दिया है और नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको अभी तक नोट्स नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप वेबसाइट के ज़रिए नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 2.3, 2.4 और 3.5 में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मोटर कंट्रोल सेंटर क्या होता है, पावर कंट्रोल सेंटर क्या होता है। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को सबसे पहले देखेंगे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट सब कुछ पढ़ चुके हैं वो ये नहीं पढ़े होंगे इस चैनल से, तो यहाँ पर आपको सब कुछ हम अच्छे से रिवीजन करा देंगे। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं 2.3, 2.4 और 3.5 का। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से वो बताएंगे, इसके बाद सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2.3 में एलिमेंट्री आइडिया रिगार्डिंग इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर के निरीक्षण और हैंडलिंग से आप क्या समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन होगा। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन से आप क्या समझते हैं, इसका अनुरक्षण कीजिए या फिर इसका निरीक्षण कीजिए। और अगला क्वेश्चन हो सकता है इसमें प्लिंथ माउंटेड मतलब कि फाउंडेशन माउंटेन सब स्टेशन क्या है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रिड सब स्टेशन क्या है, बस बार क्या है, आइसोलेटर क्या है। वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफार्मर के बारे में आ सकता है एग्जाम में। लाइटनिंग अरेस्टर क्या आ सकता है, कंट्रोल एंड रिले पैनल क्या है, एसटी और एलटी सर्किट ब्रेकर क्या है, एलटी स्विच, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मतलब कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का संस्थापन किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें है डिहाइड्रेशन मतलब कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है उसका निर्जलीकरण क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अर्थिंग सिस्टम मतलब कौन कौन से अर्थिंग सिस्टम होते हैं। फिर फेंसिंग ऑफ यार्ड, इक्विपमेंट, फाउंडेशन एंड ट्रेंचेस। तो ये 2.3 है। और 2.4 की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, केबल और जनरेटर, इनका टेस्टिंग करना है। और मोटर कंट्रोल सेंटर क्या होता है, पावर कंट्रोल सेंटर क्या होता है, मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पैनल क्या होता है, इनके बारे में। और लाइटनिंग अरेंजमेंट और स्टोरेज पे इंस्टॉलेशन चेक्स। और फिर कनेक्टिंग एंड स्टार्टिंग। इसके बाद प्री ट्रांस कमीशनिंग चेक एंड ड्राइंग आउट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.4 में। अब बात करते हैं 3.5 का। तो 3.5 में ज़्यादा नहीं है, ओवरहालिंग ऑफ मोटर, मोटर का ओवरहालिंग और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिक मोटर का ट्रबल शूटिंग। तो सबसे पहले हम 2.4 से स्टार्ट करते हैं। 2.3। 2.3 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो आप लोग इस मैराथन क्लास को शेयर कर दीजिए और इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। विद्युत उपयंत्रों का निरीक्षण एवं संचालन। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी भी स्थान पर सब स्टेशन को स्थापित करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको पोल माउंटेड सब स्टेशन, आपने आपके घरों में जो विद्युत आता है देखे होंगे आप, 2 खंभा लगा होता है, उस पर आपका ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो अगर इस प्रकार का हमको सिस्टम बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर को लाएंगे, उसके लिए आइसोलेटर लाएंगे, सर्किट ब्रेकर लाएंगे। तो सारे उपकरण को जिस स्थान पर लगाना होता है वहाँ पर ले जाया जाता है। तो इन उपकरण को जहाँ से हम लेकर आएंगे वहाँ पर हमको क्या देखना होगा। जैसे आप ट्रांसफार्मर लेने जाएंगे तो वहाँ पर उसका निरीक्षण क्या करेंगे, उसमें क्या टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या चीज़ इसमें होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो लाइटनिंग अरेस्टर हो, बस बार हो, ट्रांसफार्मर हो, जो भी हो, जब जो सब स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं उनका जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं मतलब साइट पर ले जाते हैं तो किस प्रकार से ले जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसफार्मर को वहाँ से मतलब कारखाना से खरीदा गया और इसके बाद सीधा यहाँ पर ला दिया गया। तो ट्रांसफार्मर को उठाकर वहाँ से जिस प्रकार लाया जाएगा ताकि वो सुरक्षित साइट पर लाया जा सके। तो ये सभी चीज़ों में किस
किसका निरीक्षण करना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किससे ले जाएंगे, यही सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। और अभी हमने आपको जो बताया, और अगर ये टॉपिक आ जाता है कि इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यही आपको लिखना भी है और यही नोट्स में जो बताया हमने यही लिखा भी है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं वैद्युत उपयंत्रों का निरीक्षण एवं संचालन। आपको समझ में आ गया होगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है, एक बार समझा देते हैं फिर से। देखिए संस्थापन जो होता है, संस्थापन का मतलब है किसी भी चीज़, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, ईंट बालू सीमेंट, फिर वायरिंग के लिए सब चीज़ें, मतलब सब चीज़ें लाते हैं, उसके बाद वहाँ पर घर बनाया जाता है। तो संस्थापन का मतलब होता है एक नई चीज़ को स्थापित करना। ठीक है, देखिए जब संस्थापन जब किया जाता है तो बहुत सारे विद्युत उपकरण या विद्युत उपयंत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्युत उपयंत्र को संस्थापन के स्थान तक, मतलब जहाँ पर वर्क करना है, जहाँ पर स्थापना करना है, उस स्थान तक ले जाना पड़ता है। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, बस बार हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, इन सब चीज़ों को उस स्थान तक ले जाना पड़ता है। तो जो ये सामान होते हैं बहुत ही कीमती होते हैं, तो इन सामान को उठाकर ले जाने में बहुत ही सावधानी रखा जाता है। और भारी सामान को उठाने व ले जाने के लिए जैसे जिब क्रेन, मतलब श्रमिक की सहायता से भारी सामानों को नहीं उठाया जाता है। जिब क्रेन हो गया, मोनो रेल हो गया, ट्राली, इन सभी जो हैंडलिंग इक्विपमेंट है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के जैसे आप ट्रांसफार्मर ले लीजिए, ट्रांसफार्मर एक बहुत ही भारी उपकरण है, तो इसको उठाने तथा संस्थापना में ले जाने के लिए काफ़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, ताकि अगर जब हम साइट पर ले जाएं इसको, तो कोई भी इसका पार्ट डैमेज ना हो जाए। ठीक है, और आपने लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर को जो कहीं दूर से किसी साइट पर ले जाया जाता है, तो उसको एक लकड़ी का उसका एक ढांचा होता है, उसमें बंद करके ले जाना, लकड़ी का एक पेटी होता है, उसमें उसको बंद करके ले जाया जाता है, ताकि हैंडलिंग के दौरान, परिवहन के दौरान इसका कोई भी पार्ट डैमेज ना हो जाए। तो बेसिकली यही मतलब होता है वैद्युत उपयंत्रों का निरीक्षण एवं संचालन का। इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर का संचालन और इसका निरीक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होगा, ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा, सब स्टेशन पर लगेगा, कोई भी सब स्टेशन होगा वहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे साइट वर्क, जहाँ पर स्थापना करना होता है उसको साइट वर्क बोला जाता है। तो देखिए जब भी हम ट्रांसफार्मर को कारखाना या फिर गोदाम बोल सकते हैं, वहाँ से साइट पर जब ट्रांसफार्मर को ले जाते हैं तो बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर को स्थापित करने का केवल ये मतलब नहीं होता है कि ट्रांसफार्मर आप कारखाना से ले आए और वहाँ पर तार जोड़ दिए, हो गया। इससे अधिक कार्य होता है जब ट्रांसफार्मर, जब सब स्टेशन का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम ट्रांसफार्मर को कारखाना या गोदाम से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसका प्रारंभिक निरीक्षण, मतलब आंखों से देख लेते हैं कि कोई पार्ट डैमेज नहीं हुआ है, इसका पेंट खराब नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें निरीक्षण कर लेते हैं। और इसके बाद इसका टाइप टेस्ट होता है, और पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर का टाइप टेस्ट क्या होता है। टाइप टेस्ट से कस्टमर को संतुष्टि हो जाती है कि जो चीज़ हम ले जा रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि जब ट्रांसफार्मर साइट पर पहुंच जाता है तो भी कई चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, और जो बड़े पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसका टेस्ट किया जाता है कि वह संतुष्टिजनक स्थिति में है या नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट भी चेक किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर में नेम प्लेट लगा होता है, जो कि यह बताता है कि ट्रांसफार्मर में क्या वोल्टेज है, इसका क्या रेटिंग है, कौन सा ऑयल यूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखा रहता है। और जो नेम प्लेट होता है वो इंस्टॉलर, मतलब जो व्यक्ति वहाँ पर कारखाने पर ट्रांसफार्मर को लेने जाएगा, उसको ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी डेटा प्रोवाइड करता है। कौन, नेम प्लेट। नेम प्लेट जो होता है वहाँ पर सब ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी डेटा लिखा गया होता है। और जो नेम प्लेट होता है इसमें निर्माता का नाम, मतलब कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, मॉडल नंबर और सीरियल नंबर भी शामिल होता है। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप नोट्स देख सकते हैं, एक बार सिर्फ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप अगला पॉइंट है आपका कि ट्रांसफार्मर का बाहरी फिनिश, जैसे आप कोई भी चीज़ जब नया लेते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ना, उसका पेंट वगैरह छूटा ना हो, मतलब पूरा अच्छी तरह से फिनिश हो। तो ट्रांसफार्मर का जो एक्सटीरियर फिनिश होता है उसका भी इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण किया जाना चाहिए। और यदि पेंट खराब हो गया है तो उसका उसी स्थान पर मरम्मत करवा लेना चाहिए, मरम्मत किया जाना चाहिए। और फिर अगला पॉइंट है इसमें जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनके सहायक उपकरण, जैसे कंजर्वेटर, टैंक हो गया, रेडिएटर हो गया, उनको अलग करके भेजते हैं। क्योंकि देखिए ये अगर कोई उपकरण बड़ा है तो उसके कई पार्ट हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है हैंडलिंग के, मतलब उनको उनके परिवहन के लिए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि उनके पार्ट को अलग कर दो, और जहाँ जिस साइट पर उसको लगाना होगा वहाँ पर पार्ट को ऐड कर लिया जाएगा। इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है, परिवहन में आसानी होता है। आप खुद सोच के देखिए, ट्रांसफार्मर के अगर सभी पार्ट को, जैसे कंजर्वेटर, टैंक हो गया, रेडिएटर हो गया, उसमें ऐड कर देंगे, उसमें ऐड करके भेजेंगे तो परिवहन में दिक्कत आएगा, लेकिन उसके पार्ट को अलग करके भेजा जाता है, जिससे क्या होती है, सुविधा होता है।
अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका परिवहन के दौरान, मतलब कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफार्मर को ले जाते हैं तो उसके कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इन भागों का भी निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं जो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं वो कहीं पिचक तो नहीं गए हैं। ये सब पॉइंट है, उसको निरीक्षण करना चाहिए। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी निरीक्षण करना चाहिए कि परिवहन के दौरान जो ट्रांसफार्मर में नट बोल्ट यूज़ किए गए हैं वो ढीले तो नहीं हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसफार्मर के स्थापना से पहले उसका इंसुलेशन टेस्ट करना चाहिए और वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी करना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी करना चाहिए। तो ये होता है ट्रांसफार्मर का हैंडलिंग एंड इंस्पेक्शन। एग्जाम में केवल इतना लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। पोल माउंटेड सब स्टेशन आपने जरूर देखा होगा, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन कुछ इस प्रकार से होता है। जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है, यह क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे घरों में जो लाइट आती है, पावर सप्लाई आता है, वो पोल माउंटेड सब स्टेशन पर ही आता है, क्योंकि यह क्या होता है, सबसे सस्ता, सरल व ज़्यादा दिन टिकाऊ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह क्या होता है, यह एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है। और यह सब स्टेशन जो होता है खंभा, जैसे आप एस टाइप का खंभा होता है ऐसे, ये यहाँ पर पोल होते हैं, इसको डीपी बोला जाता है और इसी पर आपका जो ट्रांसफार्मर होता है रखा जाता है। ठीक है, देखिए लिखना का है, एक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है और यह सब स्टेशन खंभे के ऊपर होता है। इसको आउटडोर में स्थापित किया जाता है और यह सबसे छोटा, सस्ता और साधारण सब स्टेशन होता है। इसके बाद देखिए यह एच टाइप के पोल अथवा 4 पोल संरचना पर माउंट होता है। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आता है वह अधिकतर पोल माउंटेड सब स्टेशन से आता है। आपने देखा होगा ऐसे इस प्रकार से पोल माउंटेड सब स्टेशन ऐसे लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है और यहाँ से सिंगल फेज या 3 फेज सब पावर सप्लाई हमारे घरों में आता है जिस हिसाब से ज़रूरत होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पोल जहाँ पर खड़ा करना होता है उस स्थान पर सावधानी से सभी इक्विपमेंट और ट्रांसफार्मर को ले जाया जाता है एवं ले जाने से पहले उसका निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 11 केवी का इनकमिंग लाइन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को स्थापित कर दिया। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर स्थापित हो गया। इसके बाद जो इनकमिंग लाइन जो 11 केवी आता है, आपको पता है जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ से क्या आता है, 11 केवी की लाइन जो होती है वो ट्रांसफार्मर से हम ये इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं और जो कि एक गैंग आइसोलेटर और ST फ्यूज के थ्रू आता है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से फिर ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, 11 केवी को 440 या फिर 240 वोल्ट में बदल देता है। इसके बाद वहाँ से हम पावर सप्लाई ले लेते हैं। इसके बाद देखिए जो लाइटनिंग स्ट्रोक, मतलब आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर को यूज़ करने से पहले उसका निरीक्षण किया जाता है और बहुत ही सावधानीपूर्वक उसका परिवहन किया जाता है। और इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। आप लोगों को हमने पहले ही बताया था जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर अधिकतर ऑयल सर्किट ब्रेकर को ही यूज़ किया जाता है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, जो BDV टेस्ट था उसी में ऑयल सर्किट ब्रेकर बता चुके थे। ठीक है, तो इसमें जो होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है ताकि कोई भी अगर फॉल्ट हो तो फॉल्ट की स्थिति में जो ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता, मतलब कि अगर ये आपका ट्रांसफार्मर है और ये कंज्यूमर है तो इनके बीच जो लाइट गया है इसको हम कट कर सके। ठीक है, सर्किट ब्रेकर की सहायता से। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, जब अगर कोई फॉल्ट होता है तो अपने आप ट्रिप कर जाता है। और इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, इस सिंगल डायग्राम में पॉइंट नहीं, यहाँ पर समझिए यह, और यहाँ पर एक सिंगल लाइन डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करते हैं और उसके इंस्टॉलेशन में कौन कौन से उपकरण लगते हैं और किन भागों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम में आप पूरे डिटेल में देख सकते हैं। तो देखिए जो नींव आरूढ़ित सब स्टेशन होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन या फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो जो आप लोग ज़मीन पर सब स्टेशन देखते हैं जहाँ पर पत्थर बिछाया जाता है वो क्या होता है, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन होता है। इसे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सब स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर होता है वो कहाँ होता है, ज़मीन पर ही स्थापित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसे नींव आरूढ़ित सब स्टेशन कहा जाता है। इसका प्रयोग 200 केवी एम्पियर क्षमता से अधिक भार के लिए किया जाता है। मतलब अगर 200 केवी एम्पियर से ज़्यादा लोड की ज़रूरत है तो हम प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन का यूज़ करते हैं। तो 200 केवी एम्पियर की क्षमता के लिए जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे उसका आकार बहुत बड़ा होगा और वो भारी भी होगा। तो उस ट्रांसफार्मर को हम एच टाइप के, मतलब कि एच टाइप की जो खंभे होते हैं उस पर हम नहीं रख सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर को हम भूमि तल पर ही क्या करेंगे, नींव बनाकर, फाउंडेशन बनाकर इन्हें इंस्टॉल करते हैं। तो इसी कारण से इसे हम फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन कहते हैं। तो देखिए इसमें जो यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे जो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन है, इसमें क्या होता है, ज़मीन पर ही सब स्टेशन को स्थापित किया जाता है। इसके बाद
केबल हेड की सहायता से, केबल पाइप की सहायता से वायर को मतलब कि पोल पर लेके जाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर का जो लो वोल्टेज वाला साइड होता है उसको एक केबल के द्वारा हम उपभोक्ता के एनर्जी मीटर तक लेके जाते हैं। अब चित्र में बिल्कुल स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। अब बात करें इसके एडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसमें क्या होता है कितनी भी क्षमता का हम वैद्युत उपकेंद्र बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो आपका ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं वो फाउंडेशन पर होता है, और इसमें क्या होता है एक से अधिक वितरण लाइनों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑटोमेटिक कंट्रोल की व्यवस्था इसमें नहीं होती है, और यह जो है अधिक स्थान घेरता है, और इसका स्टार्टिंग मूल्य मतलब स्थापित करने में जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। देखिए ग्रिड सब स्टेशन, तो ग्रिड सब स्टेशन के बारे में एक बार पढ़ा चुके हैं आपको। ग्रिड सब स्टेशन अगर आता है तो आप लिखेंगे क्या, वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए ग्रिड सब स्टेशन क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन ऐसा सब स्टेशन होता है जहाँ पर ट्रांसमिशन वोल्टेज को 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है, तथा यहाँ से नया वोल्टेज को इस दिशा में भेजा जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। कहने का मतलब अगर ये आपका ग्रिड सब स्टेशन है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ से अगर आपका ट्रांसमिशन वायर आ रहा है तो इस ट्रांसमिशन वोल्टेज को हम यहाँ पर ग्रिड सब स्टेशन में इसको हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, और यहाँ से हमको जहाँ भी ज़रूरत होगा इसको यहाँ पर भेजेंगे। तो ग्रिड सब स्टेशन में इतना लिखेंगे। इसके बाद आप ट्रांसफार्मर के बारे में लिखेंगे, जो सर्किट ब्रेकर ग्रिड सब स्टेशन में लगता है वो, तो ग्रिड सब स्टेशन में जितने भी एक सब स्टेशन में जितने भी उपकरण लगते हैं उसके बारे में और उसका कार्य आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए आपका आता है आइसोलेटर। तो आइसोलेटर भी एग्जाम में आ सकता है कि आइसोलेटर क्या है, आइसोलेटर के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आइसोलेटर आप लोगों ने कभी न कभी जरूर देखा होगा। आइसोलेटर जो है, आइसोलेटर जो होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक उपकरण है, और इसका यूज़ हम करते हैं स्विचिंग कराने के लिए। सब स्टेशन में आप लोग देखे होंगे आइसोलेटर। आइसोलेटर का उपयोग हम करते हैं स्विचिंग कराने में। मतलब स्विचिंग कराने का मतलब इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। आइसोलेटर को ऑफ लोड डिवाइस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफ लोड डिवाइस का मतलब होता है कि हम केवल बंद सर्किट में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए आइसोलेटर को ऑफ लोड डिवाइस कहा जाता है। अब देखिए आइसोलेटर की मदद से हम कभी भी, चूँकि ये ऑफ लोड डिवाइस है तो आइसोलेटर की मदद से हम कभी भी किसी उपकरण को चालू कंडीशन में बंद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बंद कंडीशन में ही, ऑफ लोड की स्थिति में ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइसोलेटर का अब देखिए मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो आपका आइसोलेटर होता है उसका मुख्य कार्य होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आपस में आइसोलेट करना, मतलब दूर करना। अब देखिए आइसोलेटर जो होता है इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए सब स्टेशन पे कोई फॉल्ट वगैरह हो गया तो वहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य करना है, तो मेंटेनेंस को कार्य करने के लिए वहाँ पर श्रमिक को बुलाया जाएगा। तो श्रमिक को कोई इलेक्ट्रिक शॉक, कोई खतरा ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, आइसोलेटर से सर्किट को क्या करेंगे, हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि जो भी मेंटेनेंस वाले स्थान पर जो भी कर्मी कार्य कर रहे हैं उन पर कोई खतरा नहीं है। वही ये चीज़ यहाँ पर हमने लिखा भी है कि आइसोलेटर जो है एक प्रकार का मैकेनिकल स्विच है। यह इलेक्ट्रिकल उपकरण को सुरक्षा नहीं प्रदान करता है, केवल सर्किट को ब्रेक करने का कार्य करता है। और आइसोलेटर जो है, आइसोलेटर का प्रयोग हम विद्युत परिपथ को प्रत्यक्ष रूप में तोड़ने के लिए करते हैं, ताकि इस बात में कोई शक न रहे कि मरम्मत स्थल पर काम करने वालों को कोई खतरा नहीं है। अब बात करते हैं आइसोलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइसोलेटर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल ब्रेक टाइप, डबल ब्रेक टाइप और पेंटोग्राफ टाइप। और इसके अलावा भी कई प्रकार के होते हैं आइसोलेटर। अगर अलग अलग आधार पर उसको डिवाइड किया जाए तो एक होता है इंडोर टाइप आइसोलेटर, एक होता है आउटडोर टाइप आइसोलेटर। जो इंडोर टाइप आइसोलेटर होते हैं वो घरों में लगते हैं, अंदर लगते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर 6.6 केवी के लिए हम इंडोर टाइप सब आइसोलेटर का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम आउटडोर टाइप आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। जो आउटडोर टाइप आइसोलेटर होता है उसका हम प्रयोग 30-33 केवी लाइनों के लिए हम आउटडोर आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसके टाइप्स आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी आइसोलेटर के बारे में आपको हम डिटेल बता दिए हैं। अब अगर बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की, तो इसका प्रयोग जो होता है ट्रांसफार्मर जैसे उच्च वोल्टेज वाली डिवाइस में करते हैं। और जब सब स्टेशन में कोई खराबी आ जाती है तो आइसोलेटर सब स्टेशन के सिर्फ एक हिस्से को काट देता है, जिससे कि दूसरा उपकरण बिना किसी रुकावट के काम करता रहता है। तो एग्जाम में आइसोलेटर के बारे में आ सकता है कि आइसोलेटर क्या है, आइसोलेटर के टाइप्स। तो आइसोलेटर के टाइप बता दिया है। अगर टाइप्स आएगा तो आप लोग ये 3 मत लिखिएगा, केवल इंडोर टाइप आइसोलेटर और आउटडोर टाइप आइसोलेटर लिख दीजिएगा, क्योंकि इंडोर टाइप आइसोलेटर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आप लिख लेंगे। जो हमने बताया अभी आपको कि इंडोर टाइप जो आइसोलेटर होता है उसका प्रयोग हम 6.6 केवी के लिए करते हैं और ये अंदर लगाया जाता है। और जो आउटडोर टाइप सभी आइसोलेटर होता है इसको क्या क्या करते हैं, 33 केवी लाइन के लिए इसका यूज़ करते हैं और ये बाहर लगाया जाता है।
तो आप लोग सीटी और पीटी के बारे में जानते होंगे, जिसे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ही वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। तो 2.4 में भी ये भी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, सीटी पीटी के बारे में आ सकता है, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। वो आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर दोनों में ही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीटी के बारे में नहीं कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में बता दे रहे हैं, सीटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है उसका काम क्या होता है। जैसे आप लोग अपने घर में एनर्जी मीटर देखते होंगे, तो एनर्जी मीटर क्या करता है, वो क्या करता है, जो इतनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं वो बताता है कि कितना कंज्यूम किया गया है। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो भी है, यह क्या है, एक प्रकार का मेजरिंग डिवाइस है। जिस प्रकार एनर्जी मीटर अपने घरों में हम यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होता है किसी सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है। कितना पावर कंज्यूम किया गया, कितना पावर सप्लाई किया गया, वो मेज़र करने के लिए हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, वोल्टेज ट्रांसफार्मर एक मेजरिंग डिवाइस है। इसका उपयोग हम वोल्टेज को मापने में करते हैं, और इसका उपयोग हम उस जगह करते हैं जहां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज का प्रयोग होता है। और इसका काम जो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहने वाली वोल्टेज को कम करना होता है। कहने का मतलब, जो सब स्टेशन वगैरह हो गया, वहाँ पर वोल्टेज का मान काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको मेज़र करना, इतनी हाई वोल्टेज को मेज़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ पर हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जो वोल्टेज को कम कर देता है और हम वोल्टेज को आसानी से माप लेते हैं। अब बात आती है कि हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों करते हैं, यानी कि वाई यूज़ पीटी। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज फ्लो होता है। तब उस वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, मतलब कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है उसको पता करने के लिए हम वहाँ पर पीटी को लगाते हैं। आप लोग सब स्टेशन में देखे भी होंगे, वहाँ पर पीटी लगाया जाता है। तो देखिए, जो पीटी होता है, इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, जब या फिर हम कहें प्राथमिक कुंडलन जो होता है, उसमें फेरे यानी कि टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसमें काफ़ी कम टर्न्स होते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इसी साइड इसके एक्रॉस हम वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं, और वोल्टमीटर जो जोड़ते हैं उसी से हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं। वास्तव में जो आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इतना इसके बारे में लिख देना है, और ये डायग्राम जो है हमारे पर देख रहे हैं, इस डायग्राम को आपको बना देना है। देखिए, कंट्रोल एंड रिले पैनल, ये आपका टॉपिक है। तो देखिए, कंट्रोल एंड रिले पैनल होता क्या है। तो देखिए, आप लोग अगर सब स्टेशन पर कभी गए होंगे, तो वहाँ पर पैनल लगे होते हैं। उसी पैनल से पूरा कंट्रोलिंग का कार्य किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कंट्रोल या रिले पैनल। उस कंट्रोल जो आपका पैनल होता है, वहाँ पर कई सारे उपकरण लगे होते हैं। जैसे वहाँ से क्या करते हैं, मेज़र करने का काम हुआ, और स्विचिंग करने का काम हो, तो सारा जितनी भी काम होता है, मतलब कि स्टार्टिंग का हुआ, ब्रेकिंग का हुआ, जो भी काम होता है वहाँ से पैनल के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए, कंट्रोल तथा रिले पैनल के द्वारा सब स्टेशन पर संचरण एवं वितरण लाइन तथा ट्रांसफार्मर का कंट्रोल तथा रक्षण करते हैं। समझ रहे हैं आप कि जो सब स्टेशन होता है, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है, तभी संचरण लाइन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, उन सब का कंट्रोलिंग और उन सब के प्रोटेक्शन के लिए हम कंट्रोल तथा रिले पैनल का यूज़ करते हैं। तो ये कंट्रोल तथा रिले पैनल का कार्य होता है। अब देखिए, जो ये पैनल्स होते हैं, आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये पैनल पर कंट्रोल उपयंत्र लगा होता है, जिनके द्वारा धारा, वोल्टेज तथा आवृत्ति को मापा जाता है, तथा कंट्रोल पैनल पर लगा रिले फॉल्ट की स्थिति में परिपथ को ट्रिप कर देता है। तो जो कंट्रोल एंड रिले पैनल है, उसमें क्या होता है, रिले लगा होता है। रिले जैसे ही अगर कोई फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कर देता है, ताकि जो भी सब स्टेशन में उपयंत्र लगे हों उनको कोई नुकसान न पहुँचे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल होता है, वो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि यह क्या करता है, एक तो यह प्रोटेक्शन का काम करता है और सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। बिना कंट्रोल तथा रिले पैनल का आपके सब स्टेशन का कोई महत्व नहीं होता है। देखिए, अगर किसी भी इंडस्ट्री का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमें कंट्रोल करना है, तो हम किसी एक विशेष स्थान पर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल बनाते हैं, जो कि आप सब स्टेशन पर देखे होंगे, जहां पर ट्रांसफार्मर सारा उपकरण लगा होता है, उससे थोड़ी दूर पर एक रूम होता है, वहीं पर कंट्रोल पैनल होता है। अब देखिए, उसी स्थान से जहाँ से हम क्या करते हैं, उस रूम से हम किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी संस्थान के इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जो आपका कंट्रोल पैनल है, उसी की सहायता से हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि पूरे दिन में कितना मतलब कि कितना विद्युत का खपत हुआ, कितना विद्युत कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो जो जितने भी, अगर मशीन की बात करें, तो सभी मशीन का अपना एक कंट्रोल पैनल होता है। और अगर यह कंट्रोल पैनल ना हो, तो
आपकी मशीन जो भी मशीन लगा होगा सिस्टम में वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस कंट्रोल पैनल के द्वारा ही हम मशीन को कंट्रोल करवाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल पैनल होता है किसी भी मशीन का दिमाग होता है। तो कंट्रोल पैनल कंट्रोल एंड रिले पैनल के बारे में आता है, तो आपको इतना लिख देना है। बाकी आप समझ गए हैं तो और भी बना के इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आता है आपका स्विच। तो देखिए स्विच क्या होता है, इसमें देखिए LT स्विच करके दिया है, लो टेंशन स्विच। तो LT स्विच के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए स्विच जो होता है, स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी विद्युत परिपथ को खोल या बंद कर सकते हैं। और स्विच को हम फुल लोड और जीरो लोड दोनों अवस्थाओं में उपयोग कर सकते हैं। फुल लोड का मतलब है जब आपका जो भी अप्लायंसेस है वो ऑन है, मतलब लोड पर है, जब वो ऑफ है तो जीरो लोड। दोनों ही अवस्थाओं में इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में स्विच के द्वारा हम बढ़ी हुई धारा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच कई टाइप के होते हैं, जैसे नाइट स्विच हो गया, चेंज ओवर स्विच, पुश बटन स्विच हो गया, और कंट्रोल स्विच, कॉन्टैक्टर हो गया। तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्विच का डेफिनेशन बता दिए, अगर आता है तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, काफ़ी ईजी है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पावर या वितरण ट्रांसफार्मर का संस्थापन। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा, 5 नंबर का ये आ सकता है कि जो पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका हम संस्थापन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, आप लोगों को बताए हैं पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वह किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, या फिर हम कहें जब भी हम किसी सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन करते हैं तो पावर ट्रांसफार्मर ही सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। तो इसलिए जब भी हम विद्युत सब स्टेशन में एक नए पावर ट्रांसफार्मर का स्थापना करते हैं तो उस दौरान हमको विशेष देखभाल करना चाहिए। और एक ट्रांसफार्मर को सही तरीके से कार्य करने के लिए उसका संस्थापन तथा डिजाइन जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। अब घर में जाइए, छप 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 छप। ठीक है, तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है अगर वो सही से कार्य करे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि उसका संस्थापन अच्छे तरीके से करना होगा ताकि उसका जीवन काल अधिक समय तक रहे। तो ट्रांसफार्मर के संस्थापन के लिए कई स्टेप होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है इसमें कि ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी विशेष प्रकार के नींव की आवश्यकता होती है। और नींव जो होना चाहिए आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का भारी भार वह वहन कर सके। और इसे ट्रांसफार्मर के नीचे पानी के संचय को रोकने के लिए कुशलतापूर्वक डिजाइन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले स्टेप में अगर ट्रांसफार्मर को संस्थापन करना है, उसका इंस्टॉलेशन करना है, तो सबसे पहले हम एक नींव का चयन करते हैं कि किस जगह पर हम नींव को बनाएंगे ताकि वह ट्रांसफार्मर के भार को सहन कर सके और ट्रांसफार्मर के नीचे जो है पानी न एकत्रित हो। इस प्रकार से इसको हम ट्रांसफार्मर की नींव को डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए दूसरा इसमें है कि ट्रांसफार्मर के नींव को ऐसी जगह हम बनाएं ताकि सभी उपकरण को हम आसानी से पहुंचा जा सके। मतलब जहां पर यातायात के साधन हो, मतलब कि कोई भी सामान, कोई भी सब स्टेशन के जो भी उपकरण लगते हैं वो आसानी से उस स्थान तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें साइट का सबसे पहले कई स्टेप होते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके समझा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे तो लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के संस्थापन के लिए हम क्या करते हैं, साइट का चयन करते हैं। साइट का चयन का मतलब है जगह का चुनाव करना ताकि उस स्थान पर हम नींव को बना सके। अब इसमें देखिए पहला है नींव और दूसरा है स्ट्रक्चर सपोर्ट। तो नींव को ऐसा बनाएंगे ताकि वह ट्रांसफार्मर के भार को सहन कर सके। और इसके बाद जो आपका है स्ट्रक्चर सपोर्ट, तो स्ट्रक्चर सपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि ताकि जब भी हम ट्रांसफार्मर को रखें तो उसका लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर सपोर्ट मतलब स्ट्रक्चर क्षमता जो होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अब तीसरा इसमें ट्रांसफार्मर को प्राप्त करने से पूर्व निरीक्षण। अब एक बात ये ध्यान में रखिए आप लोग कि क्वेश्चन ये अलग से कर सकता है आपके एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर को अगर जैसे आप संस्थापन करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफार्मर से कहीं से लेकर आएंगे, तो जब ट्रांसफार्मर को उसको स्थापित करने से पहले कौन कौन सा निरीक्षण करते हैं उसको समझना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को पहले से निरीक्षण क्या किया जाता है उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो टंकी है अथवा तेल है वो डंटेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी नलियाँ जो होनी चाहिए दांतेदार नहीं होनी चाहिए। और ट्रांसफार्मर में जो भी दूसरा है इसमें, और ट्रांसफार्मर में जो भी उपकरण लगते हैं जैसे बकोल्स, रिले हो गया, ये सारे उपकरण टूटे ना हो। और जितनी भी इसमें सुरक्षा उपकरण हैं वो स्टैंडर्ड के अनुसार हो, मतलब जो मानक है उसके अनुसार हो।
और जब हम ट्रांसफार्मर को मतलब संस्थापन करने से पहले ट्रांसफार्मर का हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं, ये आपको एक बार बता चुके हैं, आप लोग वीडियोज़ में देख सकते हैं। और इसके ट्रांसफार्मर का तेल का परीक्षण करते हैं। अब ट्रांसफार्मर को जब हम लेके आते हैं तो उसके सभी जो पार्ट होते हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ट्रांसफार्मर को संस्थापन से पूर्व चेक करते हैं। अब इसमें देखिए तीसरा है आपका हैंडलिंग तथा क्रेन द्वारा उठाना। कहने मतलब ट्रांसफार्मर को काफ़ी ज़्यादा, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है। तो जहाँ पर हमको संस्थापन करना होता है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर को रखना होता है, उस स्थान तक ले जाते समय हम काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखते हैं। और ट्रांसफार्मर को हम क्रेन, जिब क्रेन हो गया, मोनो रेल हो गया, या फिर ट्राली हाइस्ट की सहायता से ट्रांसफार्मर को उठाया जाता है। और ट्रांसफार्मर को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो एक लकड़ी का एक क्या होता है, ब्लॉक होता है, आप कह सकते हैं इसके ढांचा होता है, उसमें बंद करके इसको ले जाते हैं ताकि कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज ना हो। और चौथा इसमें देखिए दूषित पदार्थों की रोकथाम के लिए योजना। तो देखिए ट्रांसफार्मर के निरीक्षण हो गया, संयोजन तथा परीक्षण में जो भी उपकरण, हार्डवेयर तथा जो अन्य वस्तु होती है उसका हम एक प्रोसेस पहले विकसित कर लेते हैं। इसके बाद एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उस हिसाब से हम इसके दूषित पदार्थों की रोकथाम का योजना बनाते हैं। अब देखिए इसमें अगला है कार्य करने के लिए कनेक्शन देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्य करने के लिए कनेक्शन देने का मतलब है जब ट्रांसफार्मर का संस्थापन संपूर्ण हो जाता है तो उसका हम नेम प्लेट देखते हैं या कनेक्शन का डायग्राम बना होता है, उसको देखकर हम ट्रांसफार्मर टर्मिनल को आने वाली लाइन से तथा जाने वाली लाइन से उसको कनेक्ट करते हैं और जंपर की स्थिति का भी जांच करते हैं। और ट्रांसफार्मर का संस्थापन जब हो जाता है तो 30 दिन तक उसको ऑपरेट मतलब चलने के बाद उसके हम नट बोल्ट, जो केवी रिटेनिंग बोल्ट होता है, उसको दोबारा से कसा जाता है। अब देखिए इसमें अगला है ध्वनि स्थिति को नियंत्रित करना। मतलब जब ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता है तो उसमें हमिंग की आवाज़ आती है, तो मतलब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर से ज़्यादा ध्वनि न उत्पन्न हो। इसके बाद ट्रांसफार्मर का अर्थिंग करते हैं, उसके बाद अंतिम निरीक्षण तथा परीक्षण करते हैं, उसके बाद लोड को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफार्मर के संस्थापन का जो स्टेप होता है, ये होता है। तो ये यहाँ पर हेडिंग आप जो देख रहे हैं, इस हेडिंग को हेडिंग याद कर लेंगे, इसके बाद तो बनाकर आप लिख ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट है निर्जलीकरण तथा विद्युत रोधन तेल का शुद्धिकरण। तो देखिए डिहाइड्रेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल। तो देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जैसे जब ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है तो उसका पहले डिहाइड्रेशन करते हैं। ट्रांसफार्मर को 1 साल तक ऑपरेट होने के बाद उसका डिहाइड्रेशन करते हैं। तो देखिए जिस प्रक्रिया में ट्रांसफार्मर के तेल से नमी को हटाया जा सकता है तथा उस ट्रांसफार्मर तेल का डिहाइड्रेशन कहते हैं। देखिए जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में जब मॉइस्चर आ जाता है तो उसका निर्जलीकरण करते हैं। तो डिहाइड्रेशन का सिंपल सा मतलब है जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है उससे उसकी नमी को हटाना, और जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है जब उसमें नमी आ जाती है तो उसका हम निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन करते हैं। और जो डिहाइड्रेशन है यह हम प्रति साल भी कर सकते हैं और यह उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के अनुसार हर साल ट्रांसफार्मर का डिहाइड्रेशन करना चाहिए। इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जीवन काल जो होता है बढ़ जाता है और उसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं आता है। तो जो डिहाइड्रेशन होता है, जो डिहाइड्रेशन के बाद जो टेस्ट करते हैं हम उसे ब्रेकडाउन टेस्ट कहते हैं। और ब्रेकडाउन टेस्ट के बारे में आपको बता चुके हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट जिसे बीडीवी टेस्ट भी कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है या तो इंसुलेटिंग ऑयल होता है, तो फिल्टर द्वारा तेल को शुद्ध करने के लिए कई विधियां होती हैं। जैसे यहाँ पर ब्लोटर फिल्टर मेथड हो गया और स्ट्रीमलाइन फिल्टर मेथड हो गया। तो इसका एक पॉपुलर मेथड होता है चूसड़ फिल्टर विधि, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए जो ब्लाटर फिल्टर मेथड होता है यह सबसे सरल मेथड होता है। यह क्या होता है, सबसे सरल मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले किसी ड्रम में तेल हीटर डालकर 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक उसे गर्म करते हैं। अब क्या करते हैं, तेल को दूसरे ड्रम में एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं जिसे चूसड़ पेपर भी कहा जाता है। उस फिल्टर पेपर को हम छान लेते हैं और इसके बाद दूषित पदार्थ जो होता है वो चूसक पेपर पर जमा हो जाता है। इस प्रकार से हम इसका फिल्टरेशन करते हैं। और इस विधि में क्या होता है, इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि यदि चूसड़ पेपर जो घटिया स्तर का होता है तो उस कण तेल में मिश्रित हो जाते हैं और तेल को दूषित कर देते हैं, लेकिन यह विधि आजकल प्रयोग में नहीं आता है। तो इसका एक विधि बता दी है, बाकी इसके कई विधि होते हैं, आप लोग देखकर पढ़ लीजिएगा। डिहाइड्रेशन क्या होता है मेनली हमको ये बताना था, तो डिहाइड्रेशन के बारे में आपको हमने बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मोटर कंट्रोल सेंटर क्या है विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में दिया गया है। मोटर कंट्रोल सेंटर को शॉर्ट फॉर्म होता है एमसीसी पैनल बोलते हैं इसे, यानी कि मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल। ये जो होता है, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो किसी भी इंडस्ट्री का मुख्य इलेक्ट्रिकल पैनल होता है। और ये मोटर कंट्रोल सेंटर क्या करता है, जो भी प्लांट या इंडस्ट्री होता है
उसमें भी जितने भी मोटर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, उसको एक कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है इसी पैनल से हम क्या करते हैं, मोटर को चालू और बंद किया जाता है। अब अगर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएं तो आप लोगों ने अपने घर में एक छोटा सा पैनल देखा होगा। अगर आपके घर में वाटर पंप या समर्सिबल पंप मोटर होगा तो उसको संचालित करने के लिए वहाँ पर देखे होंगे एक छोटा सा पैनल होता है, उसमें 2 बटन लगे होते हैं, एक ऑन करने के लिए, एक ऑफ करने के लिए। जैसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं, स्टार्ट पुश बटन या फिर ऑफ पुश बटन या ऑन पुश बटन इसे बोलते हैं। तो वो एक प्रकार का पैनल होता है। तो जब इस पे इसी प्रकार के बहुत सारे स्टार्टर एक ही पैनल में लगे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमसीसी पैनल या मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल कहते हैं। आप जो ये मोटर कंट्रोल पैनल मतलब एमसीसी पैनल होता है, आप इसको लगभग सभी प्लांट में देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एमसीसी पैनल क्या होता है। तो लिखना क्या है आपको, देखिए मोटर कंट्रोल सेंटर जो होता है किसी भी इंडस्ट्री का मुख्य इलेक्ट्रिक पैनल होता है जो प्लांट या इंडस्ट्री में लगे हुए सभी इलेक्ट्रिक मोटर को कंट्रोल करता है। जो बात यहाँ पर हम बोल रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो एमसीसी क्या होता है, मतलब मोटर कंट्रोल जो सेंटर होता है वह विभिन्न उपयंत्रों का एक समूह होता है जिसके द्वारा विभिन्न मोटरों को स्टार्टर की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। जैसे आपको हमने भी एग्जांपल के माध्यम से बताया, जो समरसेबल मोटर होता है, छोटा सा एक पैनल होता है, उसको ऑन ऑफ करने में उसमें स्टार्ट पुश बटन और ऑफ पुश बटन लगा होता है। और देखिए कहने का मतलब ये है इसी पैनल से हम मोटर को चालू और बंद करते हैं। तो आप लोगों ने पैनल देखा होगा, इसका उदाहरण बता चुके हैं हम, ठीक है। तो ये होता है आपका एमसीसी पैनल। तो अगर एमसीसी पैनल के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, तो अगर आपको इसका डेफिनेशन याद करना हो तो आप इसका डेफिनेशन इस प्रकार से होगा, एमसीसी पैनल या मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल बहुत से स्टार्टरों का समूह होता है जिसे इस पैनल से कंट्रोल करते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं कि एमसीसी पैनल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री हो गया जहाँ पर रोलिंग मिल, पावर हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये सब है, तो वहाँ पर जैसे बड़ा कोई इंडस्ट्री होगा तो वहाँ पर 0.5 HP से लेकर हम 1000 HP तक की मोटर प्रयोग में लाते हैं। तो इतना सारा इतने पावर का मोटर लाते हैं और ये एक मोटर नहीं होता है, लगभग इसकी संख्या 50 से 100 हो सकती है। तो जिसको हमको किसी एक कमरे से संचालित करने की आवश्यकता होती है। जैसे आपके घर में एक ही बोर्ड पे कई सारे बटन लगे होते हैं, कई सारे स्विच लगे होते हैं, वहीं से आप पूरे अपने घर का जो भी अप्लाइंसेंस मतलब कि उपकरण लगे होते हैं उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक इंडस्ट्री में कई मोटर लगे होते हैं जिसको मतलब कि एक ही कमरे से संचालित करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमको एमसीसी पैनल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मोटर की सुरक्षा के लिए भी इस पैनल की ज़रूरत होती है। तो अगर हम एमसीसी पैनल की बनावट की बात करें तो एमसीसी पैनल जो होता है एक स्टील का सीट होता है और आयताकार बॉक्स के जैसा होता है। अब उसी में क्या करते हैं, हम अपने मोटर के शक्ति के हिसाब से स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर आप लोग जानते ही होंगे, DOL स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड हो गया, तो ये सब आपको पता होगा। अब देखिए जो ये पैनल होता है उसका हैंडलिंग कैसे करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाते हैं। तो देखिए पैनल की हैंडलिंग यानी कि पैनल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, साथ ही पैनल को लोडिंग और अनलोडिंग से पैनल को उठाने के लिए लिफ्टिंग हुक का प्रयोग करते हैं, मतलब इसको लिफ्टिंग हुक दिया जाता है। पैनल का साइज़ बड़ा होता है इसलिए पैनल को हम एक से अधिक पार्ट में बनाते हैं ताकि ट्रांसपोर्टिंग में सहूलियत हो, मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग को आसानी से किया जा सके। और कंट्रोल रूम में ले जाकर इसको आपस में जोड़ा जाता है। तो इसका हैंडलिंग भी आपको समझा रही है कंट्रोल एमसीसी के बारे में, मतलब मोटर कंट्रोल सेंटर के बारे में। तो आप लोग एग्जाम में आएगा तो इसको बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। एमसीसी के बारे में आपको विस्तार से बता दिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर कंट्रोल सेंटर। तो पावर कंट्रोल सेंटर पैनल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पावर कंट्रोल सेंटर पैनल जो होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है जो किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मुख्य पैनल होता है। इसका उपयोग अलग अलग उद्योगों में किया जाता है। अभी हमने आपको मोटर कंट्रोल सेंटर बताया, उसमें क्या करते हैं हम उस पैनल की सहायता से मोटर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन नाम यहाँ पर देखिए पावर कंट्रोल है। पावर कंट्रोल का मतलब हो गया कि पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वहाँ पर एक मेन होता है, इसको हम मुख्य कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया वहाँ से सभी को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो पावर कंट्रोल सेंटर पैनल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है जो किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मुख्य पैनल होता है। इसका उपयोग अलग अलग उद्योगों में किया जाता है और इसका मुख्य कार्य जो होता है प्लांट के अन्य भाग में लगे हुए इलेक्ट्रिक पैनल को सप्लाई देना होता है, इसलिए इसे मुख्य कंट्रोल पैनल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पावर कंट्रोल पैनल के बारे में समझ में आ गया होगा। जो पावर कंट्रोल पैनल होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्लांट के जो अन्य पार्ट में जो इलेक्ट्रिक पैनल लगे हुए हैं उनको सप्लाई देना होता है।
देखिए, जैसे अगर आपको यहाँ पर डिटेल में समझाएं आपको, जैसे आप एक प्लांट देखते हैं तो एक प्लांट में अलग अलग क्षेत्र होता है। जैसे मतलब एक प्लांट में कई सेक्शन हो सकते हैं। तो जो कई सेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ समझिए, ठीक है, ये एक प्लांट है और इस प्लांट में कई सेक्शन है ऐसे करके, ठीक है, इस प्लांट में कई सेक्शन है। तो ये सेक्शन जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी दूर होते हैं तो इनके ज़रूरत के अनुसार पैनल भी अलग अलग प्रकार के लगते हैं। तो ये इसके लिए जो पैनल लगेगा, इसके लिए जो पैनल, इसके लिए जो पैनल और इसके लिए, तो इन सभी के लिए जो पैनल होता है, इन सभी के पैनल को हम पावर कहाँ से देते हैं? पावर कंट्रोल सेंटर से, मतलब पीसीसी से। तो ये जो अलग अलग यहाँ पर सेक्शन है, इनका पैनल अलग होगा और इनको पावर कहाँ से मिलेगा? पावर कंट्रोल सेंटर से। तो इसलिए प्रत्येक सेक्शन के लिए हम अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, जो पैनल लगाते हैं और उन सभी पैनल को एक जगह से कंट्रोल करते हैं और उसे बोलते हैं पावर कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो इसमें इससे इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कहीं भी दोष आ गया है तो फॉल्ट को ढूंढने में आसानी होती है और फॉल्ट को ठीक करते समय अन्य भाग की विद्युत सप्लाई को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है और आसानी से हम फॉल्ट वाले भाग को क्या कर सकते हैं? डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। समझिए, देखिए यहाँ पर फिर समझा देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सेक्शन है और मान लीजिए किसी में फॉल्ट आ गया, ठीक है, मान लीजिए तो इसमें फॉल्ट आ गया, तो जो यहाँ पर एक मेन होगा, ये आपका पीसीसी है, ठीक है। इन सब का मेन है पीसीसी। तो अगर इसमें फॉल्ट हो गया तो यहाँ पर इसको ये वाला है, इसको हम सप्लाई इससे दे रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? हम डिस्कनेक्ट कर देंगे कहाँ से? पावर कंट्रोल सेंटर से। तो इस प्रकार से फॉल्ट को खोजने में आसानी होता है। तो ये होता है आपका पावर कंट्रोल सेंटर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा, बाकी हम यहाँ पर सब कुछ बता दिए हैं आपको। इसके बाद देखिए आपका आता है मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। तो देखिए मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पैनल नाम से ही पता चल रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा ये पैनल, जितने भी हमने आपको पैनल बताए ये होते क्या हैं। अब अगर नहीं भी पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर आप इसको नहीं भी समझते हैं तो भी लिख लेंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। तो ये पैनल काम क्या करता है? मीडियम वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी मध्यम वोल्टेज वितरण पैनल का कार्य होता है पावर का वितरण, देखभाल तथा पावर को मैनेज करना, ताकि दी गई सुविधा तथा ऑपरेशन का उपयोग हो सके। तो उम्मीद है आप लोग इसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि पैनल के बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया है, ठीक है। ये भी क्या मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, तो इसमें भी कई प्रकार के निरीक्षण करते हैं और फिर इसका भी हैंडलिंग किया जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग लिख लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। अब आप ये देखते हैं, देखिए बस बार जो होता है, बस बार देखिए एक प्रकार का जंक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है? सभी इनकमिंग और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट मिलती हैं। इस प्रकार बस बार इलेक्ट्रिक पावर को एक लोकेशन पर कनेक्ट करता है। अब जो चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं यही चीज़ आपको अच्छे से समझा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब कई सारी लाइनों को एक ही वोल्टता से ऑपरेट करना हो तो लाइनों की भीड़ को कम करने के लिए एक कॉमन लाइन के रूप में बस बार का प्रयोग किया जाता है। बस बार जो होता है कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का बनाया जाता है। इनकमिंग और आउटगोइंग लाइनों को बस बार पर जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर हमने जो लिखा है यही आपको समझा देते हैं कि बस बार हमने बताया कि एक प्रकार का जंक्शन होता है। यहाँ पर सभी इनकमिंग और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए बस बार का इमेज के माध्यम से आपको समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बस बार देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर देखिए एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक वायर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? 3 फेज सिस्टम होता है। समझाने के लिए केवल एक वायर दिखाया जाता है। तब यहाँ से मान लीजिए आपको तीन जगहों पर सप्लाई को भेजना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? तार को थोड़ा सा निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ऐसे करके एक वायर इधर भेजेंगे, एक वायर इधर भेजेंगे, एक वायर इधर भेजेंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो बहुत सही नहीं होता है। और जहाँ पर यहाँ पर 3 जो वायर्स आपको जोड़ देते हैं, मतलब निकाल कर वायर को, जैसे अगर खुला वायर है तो वो ठीक है, तो उस प्रकार जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? बारिश के मौसम में या फिर जो यहाँ पर मतलब कि कई प्रकार के स्पार्क उत्पन्न होते हैं, तो ये सही नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? बस बार का प्रयोग करते हैं। बस बार देखिए करता क्या है, यहाँ पर देखिए इनकमिंग लाइन है, यहाँ से अगर हमको 3 जगह पर सप्लाई भेजना है। बस बार देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाया गया, यहाँ पर एक प्लेट की तरह दिखता है और ये जो प्लेट यहाँ पर दिख रहा है ये एल्युमिनियम या फिर कॉपर का बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग लाइन है, फिर यहाँ पर 3 जगहों पर भेजना है, तो यहाँ पर ऐसे एक प्लेट होती है।
यहाँ पर क्या स्क्रू लगा होता है और ये जो दिख रहा है आपको इसको ये लक्स बोलते हैं। यहाँ पर 3 जगह सप्लाई हम क्या करते हैं इस प्रकार से भेज सकते हैं। तो यह इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर सभी इनकमिंग लाइन और ये आउटगोइंग, जाने वाली लाइनों को आउटगोइंग और आने वाली लाइन को इनकमिंग, तो दोनों लाइन एक स्थान पर मिला है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि एक जंक्शन पर क्या करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन दोनों मिलते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ भी आपको बताया। आप देख सकते हैं कि जो बस बार आपका होता है एक प्रकार का जंक्शन होता है। तो जंक्शन से दिखाया ना आपको कि ये इस प्रकार का ऐसे जंक्शन होता है, यहाँ पर इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन क्या होती है दोनों मिलती हैं। अब फिर क्या होता है कि इस प्रकार इलेक्ट्रिक बस बार इलेक्ट्रिक पावर को एक लोकेशन पर कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक लोकेशन हो गया, फिर यहाँ पर क्या होता है सभी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन जो होती है कनेक्ट होती है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बताया, जब कई सारी लाइनों को एक ही वोल्टता से ऑपरेट करना हो तो लाइनों की भीड़ को कम करने के लिए एक कॉमन लाइन के रूप में बस बार का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया जब आपको एक ही मतलब कि एक ही वोल्टता से कई जगह पर सप्लाई भेजना हो तो आप इस प्रकार से नहीं कर सकते कि एक ही जगह वायर को जोड़ करके फिर इस प्रकार सप्लाई नहीं भेज सकते। इस प्रकार से क्या होगा, ये वायर क्या होगा जहाँ पर आप कनेक्ट किए रहेंगे जोड़े रहेंगे, मतलब कि हवा चलेगा या फिर बारिश होगी तो स्पार्क भी होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा ढीला पड़ जाएगा, जिससे हमको कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम बस बार लाइनों की भीड़ को भी कम करने के लिए हम बस बार का प्रयोग करते हैं। और बस बार क्या करता है एक कॉमन लाइन के रूप में, मतलब कि एक ही स्थान पर सभी लाइन क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, जिससे आसानी से दूसरे स्थान पर पावर सप्लाई पहुंच जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, अक्सर पूछा जाता है कि बस बार जो होता है कॉपर का या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। तो देखिए जो कॉपर का बनाया जाता है वो एल्युमिनियम की अपेक्षा अधिक महंगा होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं अधिकतर एल्युमिनियम का ही बनाते हैं। अब यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इसका सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल होता है जो आपका बस बार होता है। इस प्रकार से आप लोग सब स्टेशन में गए होंगे, देखे होंगे। यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो एक वायर दिखाया गया है ये ध्यान रखिए, जो एक वायर दिखाया गया ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक वायर होता है, एक वायर नहीं होता है। जो ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है तो वहाँ पर क्या होता है 3 फेज सिस्टम होता है। तो 3 फेज होता है, लेकिन रियलिटी में 3 फेज होता है। दिखाने के लिए हम एक वायर को दिखा देते हैं। अब बात करते हैं सब स्टेशन में कौन से बस बार का प्रयोग किया जाता है। तो सब स्टेशन में देखिए निम्न बस बार का प्रयोग किया जाता है। इसको आप आगे वाले जो उसका इस सिलेबस का ये पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 बताएंगे आपको, उसमें सिंगल बस बार सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम और डबल बस बार सिस्टम का डबल बस बार सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम मतलब कि कैसे बनाया जाता है ये आप समझेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि सब स्टेशन में जो बस बार होते हैं वो 2 टाइप्स के प्रयोग किए जाते हैं। पहला होता है सिंगल बस बार सिस्टम और दूसरा होता है डबल बस बार सिस्टम। हैं कि ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग क्यों किया जाता है या ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर ज़रूर सुना होगा और ट्रांसफार्मर के बारे में जानते भी होंगे। ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर कई कार्य करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है आपका वो जनरेशन सिस्टम हो गया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एक उसका महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। किसी भी सब स्टेशन में आप जाते होंगे वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर जो काम करता है मतलब कि वोल्टेज को स्टेप अप करता है स्टेप डाउन करता है। तो कोई भी चीज़ हो अगर उसका यूज़ किया जा रहा है तो उसका मेंटेनेंस करना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए इसका टेस्टिंग किया जाता है। इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है इलेक्ट्रिकल जनरेशन व डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का मुख्य पार्ट होता है। इसलिए यदि ट्रांसफार्मर ही ठीक से नहीं काम करेगा तो पूरा जनरेशन व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रभावित होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए इसलिए यह पता करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए इसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। तो जितने भी चाहे जो विद्युत उपकरण हो, जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं उसको फेल्योर से मतलब वह सही से ऑपरेट हो, उसका परफॉर्मेंस सही हो, फेल ना हो, उससे बचाने के लिए उसका सुरक्षा आवश्यक होता है। जैसे अगर बात करेंगे ट्रांसफार्मर का, यदि इंसुलेशन होता है उसमें अगर इंसुलेशन ख़राब हो जाए तो ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कितने प्रकार का होता है वो समझते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ट्रांसफार्मर किसी भी मतलब कि कोई भी व्यक्ति ट्रांसफार्मर जब अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाता है या कोई कंपनी हो गया अपने हिसाब से ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करवाता है तो उस आधार पर ट्रांसफार्मर की कई प्रकार की टेस्टिंग किया जाता है।
पहला देखिए यहाँ पर है टेस्ट डन बाय एट फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में जो टेस्ट किया जाता है वो पहला होता है इसमें आपका टाइप टेस्ट। तो हमको यहाँ पर समझना है टाइप टेस्ट क्या होता है। अब इसमें है आपको पढ़ना है टाइप टेस्ट। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कई प्रकार का आपने सुना होगा, टाइप टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट होता है। तो उसमें से केवल इसमें यहाँ पर जो सिलेबस में दिया है उसमें केवल आपको पढ़ना है टाइप टेस्ट, और टाइप टेस्ट के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप टेस्ट को हिंदी में बोला जाता है प्रारूप परीक्षण। नाम से देखिए टाइप टेस्ट का मतलब होता है, जैसे देखिए जैसे किसी भी कंपनी में कोई भी कंपनी जो ट्रांसफार्मर को बनाती है, वहाँ पर किसी भी फर्म द्वारा वहाँ पर उसको ऑर्डर किया जाता है। जैसे मान लीजिए 500 ट्रांसफार्मर का, ठीक है, तो वो 500 ट्रांसफार्मर में तो पहली बार जो टाइप टेस्ट होता है वो 500 ट्रांसफार्मर, अगर 500 ट्रांसफार्मर बनाया गया है तो वो 500 ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर जिस स्पेसिफिकेशन या जिस डिज़ाइन का होगा उसी प्रकार से 500 होगा। तो मतलब इसमें से 2 या 3 ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही हो जाता है कि जो टाइप टेस्ट होता है वो किसी एक वर्ग के ट्रांसफार्मर के एक ट्रांसफार्मर किया जाता है। कहने का मतलब अगर 500 ट्रांसफार्मर है सेम टाइप का, तो 500 में से केवल 2 या 3 या फिर एक ही ट्रांसफार्मर का टेस्ट किया जाता है। ये टाइप टेस्ट होता है। और देखिए जो टाइप टेस्ट होता है, टाइप टेस्ट से क्या ज्ञात होता है, क्या कन्फर्म होता है कि जैसे जो कस्टमर होता है जिस डिज़ाइन का, जिस स्पेसिफिकेशन का वो ट्रांसफार्मर बनवाता है, ऑर्डर करता है, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि उस डिज़ाइन को के अनुसार वह ट्रांसफार्मर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो समझ में आ गया होगा टाइप टेस्ट क्या होता है। टाइप टेस्ट पहली बार टाइप टेस्ट जो होता है यह किसी एक वर्ग के ट्रांसफार्मर के सिर्फ एक ट्रांसफार्मर करते हैं, और यह परीक्षण जो होता है इसलिए किया जाता है ताकि यह कंफर्म हो सके कि जो कस्टमर हैं जिस डिज़ाइन या जिस स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन मतलब कि आप समझ सकते हैं डिज़ाइन, और स्पेसिफिकेशन जैसे आप फ़ोन का फीचर देखते हैं उसे स्पेसिफिकेशन बोलते हैं कि कितने केवीए क्या है, किस टाइप से होना चाहिए। तो कस्टमर को जो डिमांड होता है इस डिज़ाइन का, इस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, तो एक टाइप टेस्ट में यही ज्ञात होता है कि वो उस डिज़ाइन का बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो टोटल यहाँ पर जो हमने बताया आपको, ये वही चीज़ लिखा गया है कि यह परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि यह कन्फर्म हो सके कि बनाया गया ट्रांसफार्मर कस्टमर के दिए गए डिज़ाइन व स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया गया है। और यह परीक्षण जो होता है ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए किया जाता है, और यह परीक्षण जो है किसी एक वर्ग के सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का किया जाता है। अब देखिए जो आपका टाइप टेस्ट होता है इसमें जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर का प्रारूप परीक्षण को विस्तार से लिखिए, तो आपको केवल यहाँ पर टाइप टेस्ट के बारे में केवल इतना ही समझा पाएंगे आप। तो केवल इतना ही नहीं लिखना होगा। टाइप टेस्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर आपको तीनों प्रकार भी लिखना होगा, और तीनों प्रकार में से कोई भी एग्जाम में आ भी सकता है। तो जो टाइप टेस्ट होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका तापक्रम विधि परीक्षण, मतलब कि टेम्परेचर राइज टेस्ट, और दूसरा होता है आवेग वोल्टता परीक्षण, इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट, और तीसरा होता है आपका शोर स्तर परीक्षण, मतलब नॉइज लेवल टेस्ट। अब हम 1 बाय 1 करके तीनों जो टाइप्स हैं टाइप टेस्ट के इसको देखते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर के टाइप टेस्ट का दूसरा टाइप है, ये दूसरे प्रकार में दूसरा प्रकार है कि आपका आवेग वोल्टता परीक्षण, मतलब कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। तो इसका देखिए इसमें क्या समझना है आपको, ये आवेग वोल्टता परीक्षण होता क्या है। तो पहले तो आपको इतना पता है कि जो आवेग वोल्टता परीक्षण यानी कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट है, यह एक प्रकार का टाइप टेस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता भी है कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है, तो आपको बताना है टाइप टेस्ट है। और हम जानते हैं कि इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन होता है, और इंसुलेशन जो है ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इंसुलेशन में अगर किसी भी प्रकार का वीकनेस होता है तो यह ट्रांसफार्मर के फेल्योर का, मतलब फेल होने का कारण बन जाता है। लेकिन हम इंसुलेशन के टेस्ट के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर पर इम्पल्स टेस्ट जो हमने बताया आवेग वोल्टता परीक्षण परफॉर्म किया जाता है। और जो आवेग वोल्टता परीक्षण होता है या जितने भी इंडोर और आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं उन पर आवश्यक होता है। इसमें देखिए करते क्या हैं, इसमें क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव होता है वो कैसे उत्पन्न करते हैं, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट में क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इम्पल्स स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव, मतलब कि मानक विद्युत तरंग लेते हैं, मानक आवेग तरंग लेते हैं। इसमें वो कैसे उत्पन्न करते हैं,
इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर मतलब कि आवेग वोल्टेज जनरेटर से उसे उत्पन्न करते हैं। इसका एक प्रीसेट वैल्यू मतलब एक कुछ निर्धारित मान लेकर उसको हम बारी बारी से 2 बार लगाते हैं। पहले क्या होता है, यदि जो इंसुलेशन है, जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है, अगर इंसुलेशन में कोई पंक्चर मतलब कि छिद्र, यदि इंसुलेशन में कोई पंक्चर पैदा नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर परीक्षण के लिए पास माना जाता है। लेकिन अगर पंक्चर उत्पन्न हो जाता है तो ट्रांसफार्मर को परीक्षण में फेल माना जाता है। तो इस प्रकार से इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अब इसमें देखिए आपका तीसरा है, जो टाइप टेस्ट का तीसरा टाइप है नॉइज़ लेवल टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर में नॉइज़ किस प्रकार का होता है। तो जब भी आप लोग ट्रांसफार्मर के नज़दीक जाते होंगे या किसी सब स्टेशन के नज़दीक जाते होंगे तो वहाँ ट्रांसफार्मर जब चलता रहता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता रहता है तो उसमें से एक आवाज़ आता है, उसी को बोलते हैं हमिंग। मतलब कि ट्रांसफार्मर जो है हमिंग की आवाज़ उत्पन्न करता है। अब कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर का जो नॉइज़ लेवल टेस्ट होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में नॉइज़ उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का, मतलब किस कारण से उत्पन्न होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, मतलब कोर होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स के कारण, कोर की पत्तियों में कंपन के कारण ट्रांसफार्मर हमिंग आवाज़ पैदा करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर नॉइज़ क्यों उत्पन्न करता है। तो इसका रीज़न यही है, ट्रांसफार्मर के कोर में चुंबकीय फ्लक्स के कारण कोर की पत्तियों में कंपन होता है, उसी कारण पैदा करता है। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे एक ट्रांसफार्मर, उसके प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया गया है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो इसमें देखिए जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है यह पतले पतले प्लेट से बनाया जाता है, यानी कि लैमिनेशन करके बनाया जाता है। ये आपको दिखता एक है, लेकिन यह क्या होता है, छोटे छोटे मतलब कि कई प्लेट होती हैं, उसको मिलाकर बनाया जाता है। तो अब जब हम ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको सप्लाई दे देते हैं, इसके बाद देखिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। अब जब प्राइमरी वाइंडिंग पर सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स जो है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर से चिपका हुआ होता है। तो ट्रांसफार्मर के कोर में भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें क्या उसमें भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो कई पत्तियों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है और इसी कंपन के कारण ट्रांसफार्मर जो होता है हमिंग आवाज़ उत्पन्न करता है। अब बात आती है कि जो ट्रांसफार्मर का नॉइज़ लेवल टेस्ट है उसका नॉइज़ किस प्रकार से मापते हैं, मतलब कैसे पता करते हैं कि कितना नॉइज़, कितना शोर उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का नॉइज़ लेवल होता है यह नॉइज़ लेवल इंडिकेटर या नॉइज़ सेंसर आदि से डीबी में टेस्ट किया जाता है। डीबी का मतलब यहाँ पर है डेसिबल, चूँकि यहाँ पर ध्वनि का टेस्ट किया जा रहा है, ध्वनि को मापा जा रहा है तो डीबी में ही मापा जाता है। अब नॉइज़ को कम करने का कई उपाय होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को 100% कम नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का जो नॉइज़ होता है उसको किन उपायों से कम किया जा सकता है। तो पहला है इसमें लो फ्लक्स डेंसिटी के पदार्थ क्रोड में लगाकर, और दूसरा है कड़ा करने वाले पदार्थ का प्रयोग करके, और तीसरा है प्लेटों को समान रूप से रखाकर। तो ये 3 उपाय है जिसकी सहायता से ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को कम किया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जो ट्रांसफार्मर का टाइप टेस्ट होता है, वो टाइप टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि टाइप टेस्ट क्या है, इसके प्रकार का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो यही आपको लिखना है, बाकी आप